हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 8 सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर 1 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे इस चैप्टर से रिगार्डिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मैंने 10th क्लास की आर डी शर्मा और 12th क्लास की आर डी शर्मा दोनों को मिक्सअप करके बनाया है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ इस तरीके से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा जैसे ही आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं, चैप्टर 8 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, तो आप सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चंस को कीजिएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप पहले से लिख के रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन से पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ और किस टाइप का क्वेश्चन कौन सा है। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले लिख लीजिएगा और इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनको समझने के बाद आपको बोर्ड में इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है डेफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स होती क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में मैंने लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ एनी 3 लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है, आपको ये याद रखना है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू मैंने लिख दिया 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू मैंने लिख दिया 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर्स 1 है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपकी क्या है लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है x और y। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल्स। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं और दोनों की पावर q की 1 है, इसलिए ये आपकी हो जाएगी लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं 3 लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लीनियर इक्वेशन। तो यानी कि एक लीनियर इक्वेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए आगे मैंने बोला है विद 3 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल लेके चलेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ये पहली लीनियर इक्वेशन है। तो इसी तरीके से मुझे 3 लीनियर इक्वेशन लिखनी है, जैसे कि आप एग्जांपल में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहली लीनियर इक्वेशन होगी हमारी, ये वाली एक्स वाई जेड वेरिएबल में, यहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल में ये दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी, और एक्स वाई जेड वेरिएबल में ये तीसरी लीनियर इक्वेशन होगी। तो इस पूरे चैप्टर में आपको इसी तरीके की लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इफ एनी 3 लीनियर इक्वेशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो कोई भी 1 2 3 कोई भी 3 लीनियर इक्वेशंस जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन हो विथ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, जिसमें कि 3 वेरिएबल मौजूद हो एक्स वाई जेड। तो इस तरीके के लीनियर इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस तरीके के लीनियर इक्वेशन को आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल भी मैंने लिख दिया तो क्लियर आपको हो गया होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे आपको 3 ही इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि 3 वेरिएबल के लिए 3 ही इक्वेशन दी जाती है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस आपको जरूर गिवन होगी। तो इस प्रकार हमारा पॉइंट नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है कंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपके 10th क्लास से लिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज 1 और मोर देन 1 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसका एक सॉल्यूशन हो या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, 1 और मोर देन 1 सॉल्यूशंस। अगर कोई भी इक्वेशन का जो सिस्टम है उसका एक सॉल्यूशन आ जाए या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाए, यानी कि एक सॉल्यूशन आ जाए या फिर 2 सॉल्यूशन आ जाए या 3 सॉल्यूशन आ जाए या 4 सॉल्यूशन आ जाए, कम से कम एक सॉल्यूशन आना जरूरी है। अगर एक सॉल्यूशन आ गया और उससे ज़्यादा सॉल्यूशन भी आ गए तो ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, यानी कि कम से कम एक सॉल्यूशन आना ही चाहिए। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या हुआ, जिसमें एक या एक से अधिक सॉल्यूशंस आ जाए। तो इस तरीके के सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। देखिए फिर इनकंसिस्टेंट क्या होगा, इसमें कौन सा सॉल्यूशन नहीं आया, एक या एक से ज़्यादा के लिए कंसिस्टेंट सिस्टम, तो एक भी नहीं के लिए यानी कि नो सॉल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन का मतलब है कंसिस्टेंट,
और जीरो सोल्यूशन यानी कि नो सोल्यूशन का मतलब है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इक्वेशंस का ऐसा सिस्टम जो कि कोई सॉल्यूशन ही ना दे पाए, तो ऐसे सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम आपने वहाँ भी देखा हुआ है। वहाँ पे बुक में मेरे ख्याल से आर डी शर्मा की बुक में एटलीस्ट वन सोल्यूशन लिखा हुआ है। कंसिस्टेंट के लिए एटलीस्ट वन का मतलब ये आपका एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट के लिए नो सोल्यूशन लिखा गया है। तो नो सोल्यूशन वाला आपका हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा और एक या एक से ज़्यादा वाला आपका हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो इस प्रकार हमारा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम अपने 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। इसको आप टिक कर लीजिए, यहीं से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 आपका क्या है, टेबल फॉर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं SLE लिखूंगा शॉर्ट में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहीं से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल में आपको इन तीनों पॉइंट में से किस पॉइंट के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सीरियल नंबर ये तो हम वैसे ही लिखेंगे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो कितने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं 10th क्लास में हमने 3 टाइप के सोल्यूशन पढ़े, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इन तीनों सोल्यूशंस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को डिस्कस करने वाले हैं, और इनके द्वारा यूनिक सोल्यूशन के द्वारा किस टाइप की लाइंस बनती है, नो सोल्यूशन के द्वारा किस टाइप्स की लाइंस बनती है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में किस टाइप की लाइंस बनती है, यहाँ पे हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इन सभी चीजों को हम 12th क्लास से रिलेट करेंगे, जिसमें आएगा कंडीशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड अदर कंडीशंस। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ डिटर्मिनेंट और अदर कंडीशंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन सबसे कॉमन सोल्यूशन है, इसी के क्वेश्चंस आपको स्कूल में कराए जाते हैं, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशंस देखिए, यहाँ पे आप ब्रैकेट में ये चीज जरूर लिख दीजिएगा कि x, y, z हैज वन वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीज ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे x की आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आप जब सॉल्व करते हैं तो लास्ट में आपका x = 1, y = 2 और z = 3, इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आता है। देखिए x की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है। ऐसा नहीं है, ये देखिए ऐसा नहीं है कि x की 1 भी वैल्यू आ गई, 3 भी आ गई, 5 भी आ गई, 8 भी आ गई। तो इस तरीके से x में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 अलग अलग वैल्यू आई है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होने वाली, यानी x की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी। x कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। इसी तरीके से y की यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज नहीं आ रही है, 2, 3, 8 इस तरीके से। तो इस तरीके से y की बहुत सारी वैल्यूज नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है जो कि है 2। हो सकता है y की वैल्यू यहाँ 5 आ जाए, तो लेकिन 5 भी तो एक ही तो वैल्यू है। इसी तरीके से z आपकी z = 3 है, यहाँ पे z की कितनी वैल्यू आ रही है, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। इधर कॉमा में मैंने आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी है। तो इस टाइप की जो सोल्यूशन होते हैं ये यूनिक सोल्यूशन होते हैं, यानी कि x की वैल्यू यूनिक मिलेगी, y की वैल्यू भी यूनिक मिलेगी और z की वैल्यू भी यूनिक मिलेगी। यूनिक का मतलब x, y, z तीनों की एक सिंगल वैल्यूज मिलेगी आपको। देखिए यूनिक सोल्यूशन का मतलब है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन का मतलब है एक ही सोल्यूशन मिलना, x का भी एक ही वैल्यू का मिलना। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। कंसिस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सोल्यूशन तो हमें मिल ही रहा है। तो एक सोल्यूशन, एक से ज्यादा सोल्यूशन वाला हमारा कैसा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट है ये। तो ये यूनिक सोल्यूशन जहाँ पे आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक यानी कि एक वैल्यू तो मिल रही है, एक या एक से ज्यादा वैल्यू वाला कंसिस्टेंट होता है। तो यानी एक वैल्यू का मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम यानी कि वन सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर मैं दो लाइनों को आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हूँ तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को वन पॉइंट पे कट कर रही है, सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ये सिंगल पॉइंट का मतलब है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन यानी कि इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करके यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है। एक पॉइंट का मतलब एक ही सोल्यूशन मिल रहा है। एक सोल्यूशन का मतलब ये दोनों इस टाइप की यूनिक सोल्यूशन देने वाली लाइनें कैसी लाइनें होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आपको यूनिक सोल्यूशन देती है, वन सोल्यूशन देती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड अदर कंडीशन। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की कंडीशन होती है, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप यूनिक सोल्यूशन, अगर आपको कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी होगी तो सबसे पहले आप वहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 2, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है मतलब किसी सोल्यूशन का ना आना। कोई सोल्यूशन नहीं आएगा तो कैसा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये मैंने आपको डेफिनेशन में ही लिखा रखा है, आप जानते हैं। एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन कंसिस्टेंट, और एक 0 सोल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लाइंस किस प्रकार की बनेगी। अगर मैं कोई भी 2 पैरेलल लाइंस बनाता हूँ, कोई भी 2 लाइनें आपस में पैरेलल है, क्या ये एक दूसरे को कभी कट करेगी? किसी सिंगल पॉइंट पे भी कट करेगी? ये इनफाइनाइट भी चली जाएगी फिर भी ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। सिंगल पॉइंट पे भी नहीं कर रही है, 2 पॉइंट पे भी नहीं कर रही है, 3 पॉइंट पे नहीं। यानी कि इन दोनों को लाइनों को, ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यानी कि ये लाइंस कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब देखिए इसमें जो कंडीशन आती है, अब मैं आपको बता दूं, यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो यहाँ पे आगे और क्या कंडीशन आएगी, अदर कंडीशंस भी है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसका पॉइंट नंबर 3 जो आएगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, उसमें भी आपका डिटर्मिनेंट ए 0 आता है। तो यानी कि ये वाला सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है डिफरेंट कैसे होगा, ये इसकी एक अदर कंडीशन है, उसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। यानी कि आप यहाँ पे अगर आप डिटर्मिनेंट ए आपका 0 आता है तो आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करेंगे। तो अगर आप एडजॉइंट ए निकाल के उसका मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करेंगे, जो कि क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि एडजॉइंट ए निकालने के बाद अगर आप उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 0 के बराबर नहीं आता है तो इस टाइप का सोल्यूशन आपका नो सोल्यूशन होगा। तो याद रखिएगा, यदि आपकी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है और एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आता है तो इस टाइप का सोल्यूशन आपका नो सोल्यूशन होगा। अब नो सोल्यूशन का मतलब है एक्स वाई जेड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, नो वैल्यू, एक्स हैज़ नो वैल्यू, वाई हैज़ नो वैल्यू एंड जेड हैज़ नो वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट देयरफॉर एक्स वाई जेड डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे। एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, 2, 3, 4, इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे सोल्यूशन। यानी कि ये सिस्टम क्या होगा जिसमें एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन है, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो याद रखिएगा इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि इसमें x की कितनी वैल्यू मिल रही है, इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, y की कितनी वैल्यू मिल रही है, इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, z की कितनी वैल्यू मिल रही है, इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है। जैसे x इक्वल्स टू आप लिख दीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इनफाइनाइट x की वैल्यू मिल जाएगी। y इक्वल्स टू 2 3 समथिंग समथिंग समथिंग, इसी तरीके से y की इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, z की भी इसी तरीके से आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके के ये सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं x की एक या एक से ज़्यादा वैल्यू है तो कंसिस्टेंट है, y भी कंसिस्टेंट है और z भी कंसिस्टेंट है, तीनों वेरिएबल यहाँ पे कंसिस्टेंट है। तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए जब भी आपका ऐसा आएगा तो यहाँ पे होता क्या है, किस तरीके की लाइनें बनती है। जैसे ही आप एक लाइन बनाएंगे, इसी के ऊपर आप दूसरी लाइन बना दीजिए, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइन है। आपने 10th में ये कंडीशन पढ़ी है, एक लाइन के ऊपर अगर आप दूसरी लाइन बना देंगे तो यानी कि ये लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच कर रही है। यहाँ पे देखिए कितनी लाइन है, ये लाइन जो है यहाँ से ख़त्म ही नहीं हो रही है, आगे जा रही है, ये भी आगे ही जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। कॉमन पॉइंट्स, यानी कि दोनों लाइनों में जो कॉमन पॉइंट्स है उनको मैं बना रहा हूँ, और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो यानी कि यहाँ पे इन लाइनों को हम बोलेंगे
कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस तरीके की लाइंस हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती है और इसकी जो डिटर्मिनेंट की कंडीशन होती है, डिटर्मिनेंट की कंडीशन, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 एंड ये जो होगा ये 0 के बराबर होगा। एडजॉइंट a का मल्टीप्लिकेशन अगर हम b के साथ करेंगे तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो इन तीनों सॉल्यूशंस को आपको याद रखना है पेपर के लिए और इनको आपको याद रखिए पेपर से एक दिन पहले इनको पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन हर साल 6 नंबर का बोर्ड में आता ही आता है। तो इसको आपको याद रखना है, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो खासकर इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। भले ही इसका क्वेश्चन आज तक बोर्ड में अभी तक आया नहीं है, चांसेस हैं किसी ना किसी बोर्ड में ये इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 6 नंबर का पॉइंट नंबर 2 6 नंबर के लिए कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा आपका। इसका मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये 6 नंबर का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। 6 नंबर का आएगा तो थोड़ा लेंदी भी होना चाहिए। तो लेंदी में आपका एक ये आ सकता है और एक ये आ सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन वाला और यूनिक सोल्यूशन वाला ही 6 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो आपका शायद 4 नंबर का ये आपका आ सकता है। तो इस प्रकार हमारा पॉइंट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 5वें इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5वां पॉइंट किस तरीके का है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी कि इस चैप्टर में आपके कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। इस चैप्टर से रिगार्डिंग सिर्फ यही 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा बोर्ड में। तो चलिए यहाँ पे हम पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं टाइप 1 में, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस व्हेन डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b। देखिए क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहला टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करेंगे जहाँ पे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर नहीं होगी इस फॉर्मूले के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आपको टेबल में जाना पड़ेगा। जो चौथा पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 कब नहीं होती है, ये किस तरीके का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मैंने आपको पता है ये यूनिक सोल्यूशन होता है। जहाँ पे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं है वहाँ पे आपका कैसा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये टाइप 1 जो है ये यूनिक सोल्यूशन है आपका, यानी कि टाइप 1 के क्वेश्चन हम यूनिक सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, यानी यूनिक सोल्यूशन को हम मैट्रिक्स के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका टाइप 1 है। तो पहला वाला आपका ये है यूनिक सोल्यूशन। तो आपको सिंपल भाषा में टाइप 1 लिखना है यूनिक सोल्यूशन, बस। यहाँ पे टाइप 1 में आपको यूनिक सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। टाइप 2 में चलते हैं तो यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 में 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे आप आगे दे सकते हैं सोल्यूशन कैसा है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट और डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। और इनकंसिस्टेंसी किस टाइप के सोल्यूशन में आती है, नो सोल्यूशन में आती है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट तो कोई सोल्यूशन देता ही नहीं है और कोई सोल्यूशन नहीं देगा तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये टाइप सेकंड आपका नो सोल्यूशन के लिए, टाइप 1 आपका यूनिक सोल्यूशन है, टाइप 2 आपका नो सोल्यूशन है। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नो सोल्यूशन आपका टाइप 2 है। तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टाइप 2 के क्वेश्चंस आपके किस प्रकार के हैं। टाइप 3 के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है, लेकिन ये सोल्यूशन कैसा है, ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 तो आपके नो सोल्यूशन और इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन दोनों में आती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 अगर आप देखेंगे टेबल में तो ये इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए मैंने डिटर्मिनेंट की कंडीशन a इक्वल टू 0 लिखी है, साथ ही साथ वहाँ पे कंसिस्टेंसी भी लिखी है, यानी कि वो कंसिस्टेंट है और डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 है। तो ये इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है, यानी पहला आपका क्या है, यूनिक सोल्यूशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिक सॉल्यूशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नो सॉल्यूशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए फोर्थ टाइप की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस देखिए आपके पास किस प्रकार के रहेंगे, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस when a inverse is obtained from given relations given in the question। यानी कि देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको ये टाइप 4 और टाइप 5 को मिसलिनियस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चंस में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें a इनवर्स जो मिलेगा
जो क्वेश्चन में हमें डाटा दिया हुआ है उसकी मदद से हम ए इनवर्स निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ डाटा ऐसा दिया रहेगा जिसकी मदद से हम ए इनवर्स को निकालेंगे और उसके बाद हम स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन में डाटा आपको इस प्रकार का दिया रहेगा, इन 3 टाइप में से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो अलग ही रहेगा। आपका क्वेश्चन में डाटा आपको इस तरीके से दिया रहेगा जिसकी हेल्प से हम वहाँ पे ए इनवर्स को निकालेंगे और फिर उसके बाद हम स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू वहाँ पे निकालेंगे। चलिए 5th वाले टाइप में चलते हैं, टाइप 5 यानी कि ई वाले पॉइंट में, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो आपने देखा होगा बोर्ड में 2015 के बाद से कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन आने लग गए थे इस चैप्टर से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे टाइप 5 में हम इस चैप्टर से रिगार्डिंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस रिगार्डिंग लैंग्वेज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज दे दी जाएगी, उस लैंग्वेज से आपको क्या करना है, आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस खुद बनानी है। यहाँ पे आपको दी नहीं रही होगी, लैंग्वेज को आपको पढ़ के वहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस बनानी है, एक्स वाई जेड में आपको 3 लीनियर इक्वेशंस बनानी होगी और उसको आपको फिर टाइप 1 की तरह सॉल्व करना होगा। आपको मैं यहाँ पे 5th टाइप में बता दूँ, ये हमेशा आपका यूनिक सोल्यूशन ही रहेगा। तो आपको याद रखना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम का जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसका आंसर हमेशा यूनिक सोल्यूशन की तरह ही आएगा। तो आप इसको टिक करके रख दीजिए और याद रखिए इसका आंसर हमेशा यूनिक सोल्यूशन आएगा, क्योंकि अगर यूनिक नहीं हुआ तो वो लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आप इतना ध्यान रखिएगा इसका। तो यानी कि आपको क्या करना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम को टाइप 1 की तरह बना देना है और टाइप 1 की तरह आगे आपको सॉल्व कर देना है इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके यूनिक सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आपको लैंग्वेज को पढ़ के वहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस बनानी होगी, एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस बनानी होगी और उसको बिल्कुल इसकी तरह सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं पर आपके समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमारा 5th पॉइंट भी यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।